सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। तो आंसर होगा मारिया विक्टोरिया जुआन ने। तो नर्स हैं ये मारिया विक्टोरिया जुआन इनका नाम है और अभी एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। वे किस देश की रहने वाली हैं? तो ये फिलीपींस की है। तो स्वास्थ्य सेवा में उनके समर्पण और उनके योगदान के लिए स्पेशली फिलीपींस आर्मी में उनकी सेवाओं के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की बात करें एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की 2021 से ही इसको देना शुरू किया गया है। देने का उद्देश्य उन नर्सों को सम्मानित करना जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा में असाधारण नेतृत्व, नवाचार और योगदान का प्रदर्शन किया हो। तो इस बार का याद रखेंगे आप 2024 का किसे मिला ये एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जुआन को। अब देखो ये विक्टोरिया से ही संबंधित एक और नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। ये विक्टोरिया केजर थेलविग ये डेनमार्क की है और अभी मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने ही जीता था। आप कह सकते हो डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स ये बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी ऑप्शन में और भी है। हांगकांग ये साउथ कोरिया के अभी 2024 में ही साहित्य का लिटरेसी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। और रिगोबर्टा मेंचुतुम ये ग्वाटेमाला की है। अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 इनको दिया गया था। और नर्स से एक डे याद आएगा, इंटरनेशनल नर्सेज डे। यह हम मनाते हैं 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है 12 मई को। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट 10-15 अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये। तो देखो अभी आपको याद होगा 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2022 के लिए दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं ये दिया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विगडरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को मिला उनके उपन्यास काइरोस के लिए और इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। उसके अलावा विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर इसको कहते हैं 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को जो कि असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं ये आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 का बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब मिला मोहम्मद सलीम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं ये मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। तो यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने और रिवाइज करे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ये किसके प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो आज यानी कि 5 दिसंबर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। कहां से लॉन्च करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? 2 उपग्रहों के बीच उड़ान भरकर कृत्रिम ग्रहण बनाना। तो इससे वैज्ञानिक सूर्य की कोरोना का निरीक्षण कर पाएंगे जो कि आमतौर पर सूर्य की तीव्र चमक के कारण अस्पष्ट होता है। तो ये तो इस मिशन का उद्देश्य हमने पढ़ लिया। इस मिशन के बारे में आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये दुनिया का पहला मिशन है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं। एक का नाम है कोरोनाग्राफ स्पेस क्राफ्ट और दूसरा है ऑकुल्टर स्पेस क्राफ्ट। दोनों स्पेस क्राफ्ट एक साथ लॉन्च होंगे। और आपको बता दूं कि इसरो इससे पहले भी 2 प्रोब मिशन लॉन्च कर चुका है, वो दोनों सफल रहे हैं। ये प्रोब 3 है। पहला वाला जो था प्रोब 1 2001 में लॉन्च किया था, प्रोब 2 को 2009 में लॉन्च किया था और अब ये प्रोब 3 मिशन है 2024 में लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसरो के बारे में बताऊंगा। इसरो ने अभी कुछ देशों के जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन अगर आपसे पूछे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है तो याद रखना पेरिस फ्रांस में है। अब इसरो की बात करते हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं और इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी आपको याद होगा इसी साल जो ये इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला था। अभी इसी साल केपीपी नामबियार पुरस्कार भी इनको मिला था। और ये यहाँ पे जितने भी अवार्ड मैंने लिखे हुए हैं ये सब इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 के लिए। इसमें से एक आध अवार्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो एक बार इसे जरूर देख लेना। बाकी मैंने आपको कुछ और भी कहा था कि इसरो ने किन किन देशों के भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, किस लॉन्च व्हीकल से, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि GSLV F-12 से हमने NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया था। उसके अलावा SSLV D2, इससे EOS-07 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2 लॉन्च किया था। PSLV C-54 से INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि भूटान का है। PSLV C-55 से टेलियोस 2 को लॉन्च किया था जो कि सिंगापुर का सैटेलाइट है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। PSLV C-56 से DSSAR सैटेलाइट, ये भी सिंगापुर का है। PSLV C-57 से आदित्य L1 लॉन्च किया था, हमारा जो पहला सूर्य मिशन है वो यही है। PSLV C-58 से एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। GSLV F-14 से इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया और SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 हमने लॉन्च किया था। अच्छा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मुनाल उपग्रह, इसको भी इसरो लॉन्च करेगा, तो ये है किसका? तो ये नेपाल का है, मुनाल उपग्रह, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 10वां एडिशन था। 26 नवंबर को शुरू हुआ, 4 दिसंबर 2024 तक ये चला। कहाँ पे? ओमान की कैपिटल मस्कट में। और इसको भारत ने जीत लिया है। 5वीं बार भारत ने इसको जीता है। अभी भारत ने किससे हराकर जीता? तो पाकिस्तान को। और इससे पहले के लगातार 2 टूर्नामेंट भी भारत ने ही जीते थे, उसमें भी भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को ही हराया था। इसका जो पहला टूर्नामेंट है वो 1988 में हुआ था पाकिस्तान में ही, जिसको पाकिस्तान ने ही जीता था, साउथ कोरिया को हराया था उसमें। अब हॉकी से संबंधित एक काम करता हूं, 2024 में हॉकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक आपको याद होगा, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी मलेशिया में हुई थी, जापान ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये पहली बार हुआ, पहला एडिशन था, मस्कट में हुआ था, ओमान की कैपिटल मस्कट में, इस साल की स्टार्टिंग में, जिसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। ये वुमेन्स वाला था। इसी तरह से पुरुषों का भी हुआ था, पहली बार मस्कट में ही नीदरलैंड ने ही जीता था, लेकिन हराया मलेशिया को था। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे पिछले साल, 19वां संस्करण था, कहाँ पे? चाइना के हांगझाओ में। उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे वहां पे भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, स्पेन को हरा करके, ये भी ध्यान रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम के भी अभी नए कोच बन गए, नाम है हरिंदर सिंह। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे हो गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे हो गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सीनियर हो गया। अच्छा, ये जो रानी रामपाल है ना, इन्होंने संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, ये ध्यान रखना। बाकी वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये अभी रांची झारखंड में हुआ। 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत में होंगे। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो हुई थी चीन के हुलुनबुई में, भारत विजेता रहा, चाइना को हराया। और अभी नवंबर में ही महिलाओं की, ऊपर वाली पुरुषों की थी, अभी नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है ये भी हो चुकी है, भारत में हुई थी। भारत में भी कहा? बिहार के राजगीर में, जिसका मैस्कॉट गुड़िया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसको किसने जीता है? रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि इसको जीता किसने है, किसको हराया है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, बताइएगा। बाकी हॉकी इंडिया ने अभी PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया था, और रिटायरमेंट के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, और रिटायरमेंट के भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के ये नए हेड कोच बन गए, PR श्रीजेश। अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो पंजाब में हुई थी, पंजाब ने जीता था, उत्तर प्रदेश को हराया था। और 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये हुई झारखंड में। उसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम।
1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की है। और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी देख लो हॉकी से। अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप, इन सब का संबंध हॉकी से है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज ये किस राज्य में बनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेल ब्रिज, ये न्यू पंबन ब्रिज है या इसे पंबन 2.0 बोल दो, ये बनकर अभी तैयार हो गया है। ये वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसा पुल है जिसे बीच में से उठाया जा सकता है। इसका बीच वाला जो हिस्सा है वो ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समुद्र में से शिप वगैरह को अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा तो जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा और फिर शिप निकल जाएगा, फिर ये नीचे हो जाएगा। तो ये जो रेल ब्रिज है ये जोड़ किसको रहा है? तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम से ये जोड़ता है। इसे RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है और इसकी लंबाई की बात करोगे तो 2.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें रेलगाड़ी है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से वो रेल यहाँ पे दौड़ सकेगी। जो पुराना वाला इसके साइड बाय साइड जो पुराना वाला पंबन ब्रिज है वो बहुत पुराना है, लगभग 105 साल पुराना है। तो इस कारण से पुराना होने के कारण वहां पे जो रेल की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेल चलती है। अब ये नए वाले में बड़ी स्पीड से रेल चली जाएगी और इस नए वाले को बनाने में जो लागत आई है वो लगभग 550 करोड़ रुपए है। ये पुल समुद्र के ऊपर बना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो याद रखना देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, तमिलनाडु में बनाया गया। बाकी सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजें आपको समझा दी है। अब ब्रिजेस से संबंधित बहुत सारे ब्रिजेस हमारे भारत में बने हैं और अक्सर न्यूज में रहते हैं, वो सारे आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं जो जो न्यूज में रहे थे। जैसे कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये कहां पे बना? नागपुर में। भारत का पहला केबल रेल पुल ये कौन सा है? अंजीखड पुल है जो मिलेगा जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज आप कह दो, असम में मिलेगा। 9.15 किलोमीटर ये लंबा है और असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये बना था वियतनाम में, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन है, लंबाई है 632 मीटर। और भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा, 570 मीटर ये लंबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये एक रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। ऊंचाई में बात करोगे तो 359 मीटर ऊंचा है ये, लंबाई में 1315 मीटर ये लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा। वैसे अब इसको श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम से जानते हैं इस स्टेशन को, और इसकी लंबाई है 1507 मीटर इस प्लेटफॉर्म की। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, ऊपर वाला हमने देखा था नदी पुल, ये समुद्र पुल है, सी ब्रिज है, जिसे अटल सेतु भी कहते हैं, और मुंबई में आपको मिलेगा। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था। इसका नाम T50 है, लंबाई है 12.77 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरे सुरंग है, जिसको अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं, लंबाई है 9.2 किलोमीटर। बाकी हिमाचल प्रदेश में आपको अटल सुरंग मिलेगी, 9.02 किलोमीटर लंबी है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसे सुदर्शन सेतु कहते हैं, ये कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात के द्वारका में। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, ये ओखा और बेयट को जोड़ेगा गुजरात में। और पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल का भी उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये आपको मिलेगा चित्रकूट में, जो तुलसी या शबरी जलप्रपात है वहां पर ये बनकर तैयार हुआ था। भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ये ब्रिज है, हमने पढ़ा था। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये भी हंगरी में बनकर तैयार हुआ, लंबाई है 800 मीटर और इसका नाम है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो आप देखेंगे लगभग 15 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस और कुछ टनल्स भी जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। सारे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस आ गए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है।
इस एक करंट अफेयर्स की क्लास में वो आपने कर लिए हैं कवर। तो ध्यान रखना, और कोई नए स्टूडेंट है तो उन्हें बता दूं, ये जो शीट्स है इसे आप यहाँ पे बैठ के लिखना मत। पीडीएफ में मैं आपको ये सब शीट दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा। पूरी डिटेल पीडीएफ में आपको डेली अवेलेबल कराता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी मैं तैयार करता हूँ, वो आपको मिलेगी सारी कब और कहाँ पे, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मॉर्निंग में मिल जाती है। वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरे यूट्यूब में सबसे तेज और सबसे पहले ये चीजें आपको क्रैक एग्जाम पे मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं देता हूं, लेकिन शाम तक आपको मिलती है टेलीग्राम पे, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है, डेस्टिनेशन? तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर डेस्टिनेशन घोषित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक, धरोहर और चाय बागान के पर्यटन में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाट मंदिर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल का जो गंगा सागर मेला है, ये देश के शीर्ष तीर्थ स्थलों में से एक है। वैसे पश्चिम बंगाल में आपको कौन कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे? एक तो शांति निकेतन अभी लेटेस्ट बना था 2023 में। एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यहाँ पर है, 1999 में बना था। और सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, जो कि 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। वैसे अगर यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। देखो, भारत में जो भी लेटेस्ट विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे वो स्थल मैं आपको बता दूं, तो वैसे तो टोटल 43 है। 43 नंबर का भी मोइदम बना था, जो कि असम का है, अभी 2024 में ही। इससे पहले 42 नंबर का होयसला मंदिर बने थे, जो आपको मिलेंगे कर्नाटक में। और 41 नंबर का शांति निकेतन, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और 40वां था धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि पहली विश्व धरोहर स्थल भारत से कौन सी थी, तो वो 4 थी। 1983 में दर्जा मिला था, जिसमें से 2 महाराष्ट्र से और 2 उत्तर प्रदेश से थी। कौन कौन सी? अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र से, और आगरा का किला, ताजमहल, ये उत्तर प्रदेश से। ये चारों सबसे पहली बार भारत से विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुए थे। कई स्टूडेंट ये भी होते हैं कि ये बताओ कि विश्व में पहला जो धरोहर स्थल था, इस सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा बना था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो था इक्वेडोर का गैलापागोस आइलैंड। अच्छा, आपको याद होगा अभी भारत ने पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी। 46 नंबर का सेशन था, भारत में हुआ था नई दिल्ली में। वैसे आप जानते होंगे अभी यूनेस्को ने किसे भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में चुना था? गरबा डांस को, जो कि गुजरात का है। और अभी भारत का पहला साहित्य का शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कौन सा बना? केरल का कोझिकोड बना था। और संगीत का शहर बना था ग्वालियर। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो आंसर होगा 9 वर्ष। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सुगम्य भारत अभियान ने अभी 3 दिसंबर 2024 को 9 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दूं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया था। उद्देश्य था सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने में दिव्यांग लोगों की समस्याओं का समाधान करना। और 3 दिसंबर आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी हम मनाते हैं। तो प्रश्न देखो इस तरह से न्यूज में है, तो ऐसे प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि भारत सरकार की योजनाएं तो अक्सर एग्जाम में आती है। पूछ लेंगे सुगम्य भारत अभियान ये कब शुरू हुआ था? तो सिंपल सा याद रखना, 3 दिसंबर 2015 को। ये वाले प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलो, कुछ भारत सरकार की योजनाएं जो किसी न किसी कारण से न्यूज में थी, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में,
जिसका उद्देश्य था गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। अभी क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से ये लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। अभी पूरे 10 साल हो गए इसको। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसमें भी जो मैक्सिमम लोन की लिमिट है उसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया अभी बजट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को ये रांची से शुरू हुई थी। अभी 5 साल पूरे हो गए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को। अभी 10 साल पूरे हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को। अभी पूरे 10 साल हो गए। 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। मिलते जुलते नाम है तो दोनों बता दिए, ध्यान में रखना। और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री जनमन योजना कहते हो आप, ये पिछले साल ही 15 नवंबर 2023 को ही आई थी। अभी पूरा इसको 1 साल भी हो गया, अभी नवंबर में ही। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं भी न्यूज में थी, हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही क्यों वैसे? तो 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। ये युद्ध पूरे 7 दिनों तक चला, जिसमें भारतीय सेना को विजय मिली थी और उसके बाद ही 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, थीम भी है वैसे। थीम क्या है? नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और क्षमता। अच्छा, इस बार का ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये कहां पर मनाया गया? तो ये जरूर ध्यान में रखना, ये पूरी उड़ीसा में मनाया गया। और अभी शायद पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कि 2025 में जो भारतीय सेना दिवस है, वैसे हम वो 15 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन मनाया कहां पे जाएगा? तो याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। इस साल जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो मरीन बीच चेन्नई तमिलनाडु में मनाया गया। और इस बार का नौसेना दिवस मैंने आपको बता दिया, पूरी उड़ीसा में। आपको बताएं, भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना की एक संयुक्त कमान, त्रिसेवा कमान भी है, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। वैसे ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल, इसका नाम बदल दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। और नेवल चीफ नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इसी साल तीनों नए बने थे, तो नाम जरूर ध्यान रखना। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे दी है, बिल्कुल ध्यान रखना इनको। चलो फिर, अभी तक दिसंबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए मैं आपको बता दूं, रिवाइज कर ले। 1 दिसंबर को एक तो बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को 2 दिवस मनाए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। उसके अलावा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मोबाइल मैलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई? तो आंसर होगा भारत। तो ये रिपोर्ट जारी की है Zscaler थ्रेट लैब्स ने अभी एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार जून 2023 से लेकर मई 2024 तक किस देश में सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर हमले हुए हैं? तो आंसर होगा भारत में। मैलवेयर यानी कि यूं समझो कि बुरी सोच के साथ तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर, जो अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाए तो आपका वो डेटा चुरा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को बुरे कामों के लिए तैयार किया गया है। तो उसी को मैलवेयर कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि विश्व में मोबाइल फोन पर होने वाले हमलों में 28% जो हमले हैं वो भारत में हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा कानून साइबर सुरक्षा से संबंधित है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
और साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए भारत में नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करती है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चंडीगढ़। आपको बताएं, अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था और अभी चंडीगढ़ इन 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वे 3 नए कानून कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और 3 सालों के भीतर देश भर में पूरी तरह से इनको लागू किया जाएगा और पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया, ये याद रखना। आपको याद होगा इसी तरह से कुछ समय पहले हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इन 3 नए कानूनों के लिए 4 नए एप्लीकेशन लॉन्च किए थे। वो है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी देखो, ये 3 जो नए कानून हैं, इन्होंने किनको रिप्लेस किया और इससे संबंधित जो भी बातें थी वो ऑलरेडी जब इसकी हमने चर्चा की थी उस समय में डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो अभी मैं फिर से डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी जो करंट की न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के होंगे अगले मुख्यमंत्री। अभी उन्होंने वहां के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अभी जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 हुए थे उसमें महायुति गठबंधन को 230 सीटें मिली है और इस गठबंधन में भाजपा की 132 सीटें हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी की 41 सीटें हैं। टोटल 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें से इनके गठबंधन को 230 सीटें मिली है और इस प्रकार ये सरकार बना रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री चुने गए देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और डेप्यूटी सीएम बने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। बाकी महाराष्ट्र में आप जानते ही हो कैपिटल मुंबई है। अच्छा, यूं बताओ मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है? तो उल्हास नदी, याद रखना। गवर्नर मैंने आपको बता दिए सीपी राधाकृष्णन है। एक काम करता हूं, अभी पिछले 1 साल में अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पे कौन मुख्यमंत्री बने, कौन फिर से रिपीट हो गए, कहाँ पे चेंज हो गए, वो जो भी लिस्ट है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो राजस्थान में जस्ट इसको अभी 12 महीने हो जाएंगे क्योंकि दिसंबर 2030 में बने थे, यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायब सैनी और झारखंड में फिर से बन गए, अभी हमने देखा, हेमंत सोरेन। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, दिल्ली में अभी महिला बनी है, तीसरी महिला आतिशी उनका नाम है और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। और अभी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो 1 साल में, पिछले 1 साल में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए जहाँ पे मुख्यमंत्री नए बने या रिपीट हुए फिर से, वो सब मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे रिवाइज करवा दी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छा, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे और देने हैं। आपकी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास आती है, मैं इस महीने से उसको जो हमारा पुराना पैटर्न हुआ करता था उसी फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने मैंने फॉर्मेट चेंज किया था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, उस कारण से वो शेड्यूल पूरा बिगड़ गया, वीकली हमारा बीच में छूट गया। वैसे जो छूट गया वो मैं करा दूंगा 2-5 दिन के अंदर, लेकिन अभी दिसंबर से बिल्कुल अप टू डेट भी मैं आपको रख रहा हूँ और पुराने पैटर्न पे चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम के इश्यू के कारण टाइम मुझे मिल नहीं पाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल तैयार करना है, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, सारा कुछ मुझे ही करना होता है। मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है कि मेरा एक काम ये कर देगा तो दूसरा काम वो कर देगा, मुझे सिर्फ लेक्चर लेना है, ऐसा नहीं है। यहाँ A to Z सारा काम मुझे करना है, तो बहुत टाइम देना पड़ता है, इस कारण से पूरा दिन चला जाता है। उसके अलावा फैमिली भी है, घर भी देखना होता है। तो जिस तरह से मुझे सूट हो पाता है वैसे ही मैं आपको वीकली दिया करूँगा। क्या वो तरीका है? तो आज वीकली वाला अपलोड होएगा वो दिसंबर से, वो आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने समझा दिया। बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो टाइगर रिजर्व बने हैं मध्य प्रदेश में, उसमें एक छोटा सा करेक्शन मुझे कराना है। मैंने आपको बोला था मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व ये माधव टाइगर रिजर्व बना है और 9वां रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। तो इसमें आप करेक्शन करेंगे
मध्य प्रदेश में अभी 9 नहीं 8 ही टाइगर रिजर्व बने हैं और 8वां ये बना है रातापानी टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व अभी नहीं बना है, बहुत सारी न्यूज में बताया गया था उसे 8वां और इसे 9वां, और मैंने नहीं कई जगह यही चीज बताई गई है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है। आज का जो वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आ रहा है उसे आप देख लीजिएगा। वहां पे अगर आपको डाउट है कि ऐसा क्यों, माधव वाला क्यों नहीं बना और ये वाला जो 9वां था वो 8वां कैसे हो गया, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो वीकली करंट अफेयर्स वाली जो क्लास है आज आ रही है उसे आप देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। तो इस तरह से अब भारत में 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 57 वाला यही है रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व अभी नहीं बना है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी है लेकिन राज्य सरकार ने अभी उसे नहीं बनाया है, नोटिफाई नहीं किया है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स में आपको क्विक रिवाइज करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई? नई दिल्ली में। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहां पर होगा? चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर। और रातापानी अभ्यारण्य, अब याद रखना ये राज्य का 8वां, किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश का। किसने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया? पाकिस्तान। तेलंगाना सरकार रायतु भरोसा योजना में प्रति किसान कितना वार्षिक सब्सिडी देगी? 15,000 रुपए। भारत के श्रीनगर में जो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है किस नाम से शुरू हुई? उबर शिकारा डल झील में। एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है मुर्डू फर्नांडो। और आखिरी प्रश्न था ऑक्सफोर्ड ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा ब्रेन रॉट को। कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि हिंगोट महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।